हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक, जो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 में भी हम लोग ने स्टार्ट कर रखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक। कितना कंप्लीट कर दिया था हम लोग ने। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है ये हम लोग ने समझ लिया था। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग ने समझ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में समझ रखा है। पॉपुलेशन में हम लोग ने दो चीजें सीखी थी ना, वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है और इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ग्रो हो गई है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन को कम कैसे करें भैया, तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे जिसके वजह से हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके भी, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके भी कोई प्रेग्नेंट हो जाता है, ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो हम लोग पढ़ेंगे MTP। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में अबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कुछ केसेस में क्या होता है कि अबॉर्शन जरूरी हो जाता है, जैसे रेप केस होता है, तो रेप केस में कभी भी कोई एक फीमेल नहीं चाहेगी ना वो बेबी को, तो उस केस में भी क्या होता है, अबॉर्शन जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर रखा है अबॉर्शन को, वो भी हम लोग पढ़ेंगे MTP वाले टॉपिक में। फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्ट को। ठीक है, आर्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो, ये तो हम लोग ने पढ़ ली कि कैसे प्रेगनेंसी को रोकना है, वो सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली। लेकिन कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जो होना चाहते हैं प्रेग्नेंट। ठीक है, जिनको बच्चे चाहिए बट वो बच्चे कर नहीं पाते बिकॉज दे आर इनफर्टाइल। कभी कभी किसी मेल में डिफेक्ट होता है, कभी कभी किसी फीमेल में डिफेक्ट होता है। तो उन चीज को हम लोग टैकल करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आर्ट। ठीक है, आर्ट का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे STDs के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। भैया कुछ भी कर लो, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लो, कुछ भी कर लो, बस हमको STDs से बचना है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है। तो इतनी बातें हो गई थी। कॉन्ट्रासेप्टिव लास्ट में चल रहा था जिसमें मैंने आपको नेचुरल मेथड पढ़ा दिया था ऑलरेडी, याद है। अगर किसी को नहीं याद है तो वो जाके वापस एक बार रिवाइज कर लेगा। ठीक है, तो नेचुरल मेथड मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि नेचुरल मेथड में क्या क्या होता है। देखो, नेचुरल मेथड का सबसे अच्छी चीज है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट मतलब क्या, कि हम लोग इसमें कोई भी और चीज यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरली अपने बॉडी का नॉलेज यूज कर रहे हैं और उसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट तरीका है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा धोखा देने वाला तरीका है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं विथड्रॉवल मेथड की, तो विथड्रॉवल मेथड मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हम लोग क्या करेंगे, पीनस को विथड्रॉ कर लेंगे फीमेल के अंदर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इंसेमिनेशन होता है वो जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग, मैंने आपको बताया हुआ है, देखो मेल वाले टॉपिक में बताया हुआ है कि जब इंसेमिनेशन होने वाला होता है, ठीक है, उस टाइम के पहले जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो कुछ अपने सिक्रीशन सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। ठीक है, क्यों, लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर उस ट्रैक में पहले से कुछ स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, वो म्यूकस के थ्रू फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चले जाएंगे, जिसके वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो जो नेचुरल मेथड है जिसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो मूव करते हैं हम लोग अपने दूसरे बैरियर मेथड की तरफ। ठीक है, बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग को बैरियर करना है। ठीक है, एक फिजिकल बैरियर लगाना है, किसके बीच में, एग के बीच में और स्पर्म के बीच में। यहां पे देखो लिखा मैंने, फिजिकल बैरियर बिटवीन एग और स्पर्म। ठीक है, एग और स्पर्म को मीट करने नहीं देना हम लोग को, वो चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बैरियर मेथड में पढ़ेंगे। अब दोनों के अंदर बैरियर्स आते हैं, मेल के भी कुछ बैरियर्स आते हैं और फीमेल के अंदर भी कुछ बैरियर्स आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आजकल। बच्चों को पता है क्या, फीमेल कॉन्डम्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपकी बुक आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड भी बता रही है कि अगर आप केमिस्ट के शॉप पे जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको क्या मांगना है। तो एक ब्रांड भी है, निरोध। ठीक है, आपकी बुक आपको बता रही है। ऑल्सो ये इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए, ठीक है, इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए ये कॉन्डम्स, बिकॉज ऑफ दे गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम STDs। ठीक है, कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं STDs के बीच में। क्यों, क्योंकि इससे जो मेल का जो फ्लूइड है और फीमेल का जो फ्लूइड है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, वो कभी भी मिक्स नहीं होता, जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव जो डिजीज है, जो STDs है, वो किसी को नहीं होती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से मेल कॉन्डम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं आजकल के टाइम पे। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे फीमेल कॉन्डम्स आते हैं। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, फीमेल्स का जो वजाइनल ट्रैक होता है उसके अंदर फिट किया जाता है, खुद से फिट कर लिया जाता है। इसके लिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ आते हैं डायफ्राम्स। ठीक है, डायफ्राम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं और मैं आपको बताता हूं क्या होता है डायफ्राम। ये है एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज अ यूट्रस, इट इज अ सर्विक्स। ठीक है, और ये है वजाइना। तो ये एक कप शेप के आते हैं, कुछ ऐसे से आते हैं कप शेप के, जिसको यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे दूसरे कलर से बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे से इसको फिट कर दिया जाता है
जो कि सर्विक्स को कैप कर लेते हैं, ठीक है, सर्विक्स को बंद कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से स्पर्म एंटर करता है तो वो यूट्रस के अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर वो यूट्रस के अंदर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे जो एम्प्यूला में ओवम प्रेजेंट है उसको फर्टाइल नहीं कर पाएगा। दीज आर द डायफ्राम्स, ठीक है, बट ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एसटीडीज के लिए, ठीक है। आप देख रहे होगे कि ये वाला प्रोटेक्शन, ये वाला जो पोजीशन है वो क्या कर रहा है, उसको बंद करके रख रहा है, लेकिन यहाँ पे जितने भी फ्लूइड है वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना मेल के, ठीक है, तो इसमें एसटीडी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो दीज आर द डायफ्राम, ठीक है। और मैं अगर बात करूं, कहां गया, हाँ, ये हो गया डायफ्राम के बारे में। अगर मैं बात करूं सर्वाइकल कैप, तो ये भी एक टाइप का कैप ही होता है जो सर्विक्स को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी चीज है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क होता है बच्चों, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, वो थोड़ा सा कैप लाइक होता है, ठीक है, डोम शेप का होता है, और सर्वाइकल कैप क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखाता हूं आपको बना के। ये क्या करेगा, सिर्फ इसको ऐसे पैक करके रखेगा, यहाँ पे ये डोम शेप का नहीं होगा, ठीक है, बस इतना सब, बस स्ट्रक्चर सा डिफरेंट है, बाकी दोनों का फंक्शन सेम है, और दोनों के अंदर एसटीडी होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो और एक चीज है, दीज आर रीयूजेबल, ठीक है। फीमेल कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं होते, ये वन टाइम यूज के लिए होते हैं, लेकिन ये जो दोनों होते हैं दीज आर रीयूजेबल, ठीक है। साथ ही साथ दे आर सेल्फ फिटेड, हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसको फिट कराने के लिए, दीज आर सेल्फ फिटेड, ठीक है। और तो और इसको हमेशा यूज किया जाता है, यूज्ड विद द स्पर्मिसाइडल क्रीम, ठीक है। एक क्रीम आती है जिससे स्पर्मिसाइडल क्रीम, जो क्या करती है, स्पर्म्स को किल कर देती है जनरली वहां पे, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम के अंदर रहता है, एक केमिकल रहता है जिसका नाम है नोनॉक्सिन, ठीक है। क्या रहता है, नोनॉक्सिन करके केमिकल रहता है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम के अंदर प्रेजेंट होता है। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं आपको, आपकी बुक में जितना दिया हुआ है उतना ही आपको याद रखना है, इतनी बातें हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमको बैरियर मेथड में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है केमिकल मेथड में। अब केमिकल मेथड सुन के आप लोग को लग रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ इसके अंदर केमिकल इंसर्ट करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, जिससे प्रेगनेंसी क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। कौन से केमिकल होंगे, जनरली वही हमारे दो हार्मोन जो हम लोग ने पढ़े हुए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था ना फीमेल के अंदर, ठीक है, उसी की वजह से तो आगे चल के उसकी यूट्राइन कैविटी डेवलप हो रही थी, ठीक है, यूट्राइन की जो वॉल थी वो डेवलप हो रही थी, इसी की वजह से बेबी इंप्लांट हो रहा था। प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, तो क्यों अगर हम लोग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को इंसर्ट करेंगे तो उससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, देखो हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट डे होता है मेंस्ट्रुएशन का, उस टाइम पे एफएसएच और एलएच की लेवल बहुत ज्यादा होती है। तो मैं बोल रहा हूं एफएसएच की लेवल से बढ़ती रहती है और एलएच की लेवल भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। जब एफएसएच और एलएच की लेवल बढ़ता है तो उसके अंदर जो फॉलिकल्स है वो क्या होने लगती है, ग्रो करने लगती है, और जितना फॉलिकल्स ग्रो करेगी उतना वो क्या सिक्रीट करेंगी, ईस्ट्रोजन। सही बात है, मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया मैंने आप लोग को, ठीक है। जितना ज्यादा एफएसएच का लेवल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये फॉलिकल्स ग्रो करने लगेंगी, और जितना फॉलिकल्स ग्रो होंगी उतना ही ज्यादा वो क्या रिलीज करेंगी, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये ईस्ट्रोजन जाके नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। नेगेटिव फीडबैक मतलब क्या होता है कि जो रिलीज करवा रहे, जैसे ये जो ईस्ट्रोजन एफएसएच और एलएच कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ईस्ट्रोजन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और जाके उसको बोलेगा कि भाई एलएच और एफएसएच का प्रोडक्शन क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। जो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, एफएसएच क्या कर रहा था, इसको इंक्रीज कर रहा था, और इसी की वजह से ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा हमारे बॉडी में तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, जाके नेगेटिव फीडबैक देने लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो अगर ये देखो ईस्ट्रोजन कब रिलीज हो रहा है, अराउंड 1 to 5 डेज के बाद रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन चलती है ना इस टाइम पे, तो इस टाइम पे ईस्ट्रोजन, इस टाइम पे ये फॉलिकल जर्मिनेट नहीं होती, तो इस डे के बाद क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पिल्स की बात करें, ठीक है, पिल्स या फिर केमिकल मेथड की बात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को डे 1 से ही खाना चालू कर देंगे। क्या करेंगे, डे 1 से ही खाना चालू कर देंगे। अब जैसे आप डे 1 से ही, ठीक है, फर्स्ट डे से ही अपने बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कर दोगे, तो बताओ भैया एफएसएच और एलएच का लेवल इंक्रीज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो जाके किसको, सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देने लगेगा, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच का लेवल ही नहीं बढ़ पाएगा। अगर एफएसएच और एलएच का लेवल ही नहीं बढ़ पाया तो ये जो फॉलिकल्स है वो बढ़ेंगी कैसे, ठीक है। और अगर फॉलिकल्स बढ़ेंगे ही नहीं तो ओवैल्यूएशन भी नहीं होगा और ओवम भी फॉर्म नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो दीज आर द केमिकल्स जो हम लोग यूज करेंगे
तो यही दो केमिकल्स को हम लोग यूज करेंगे केमिकल मेथड्स में, ठीक है। कौन कौन से दो मेथड हम लोग को पढ़ने हैं, एक हम लोग को पढ़ना है पिल्स के बारे में और एक हम लोग को पढ़ना है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। अलग अलग जगह इसको प्लेस किया जाएगा बट दोनों का फंक्शन सेम ही है कि दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही रिलीज करने वाली है, ठीक है। दो पिल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक है सीओसी, ठीक है। सीओसी गेम की बात नहीं हो रही है, सीओसी का मतलब है कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कंबाइन इसका मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों लिए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा, ठीक है। और दूसरा है पीओपी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरोन ओरल पिल, ठीक है। ये दोनों देखिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोजेस्टेरोन खाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर दोनों रहता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये जो पिल्स हैं, ये जो फीमेल्स है वो हर वीक में एक टाइम लेती हैं, ठीक है। जो पिल्स है वो फीमेल्स क्या करती है, हर वीक में एक टाइम लेती है, जिसके वजह से क्या होता है कि उनके अंदर प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। बहुत सारे ऐड भी आते हैं इनके ऊपर, आपने देखा होगा टीवी में, ठीक है। ये हो गया पीओपी के बारे में, ठीक है, पिल्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन नाम से पता चल रहा है कि ये यूट्राइन के अंदर कुछ हम लोग प्लेस करने वाला है। यूट्राइन क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, अभी मैंने बताया ना आपको, दीज आर द यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस यूट्रस के अंदर कुछ एक चीज डाल दोगे, ठीक है। कोई भी एक चीज बाहर की बॉडी डाल दोगे, जिसके वजह से क्या करेगा, ये जो यूट्रस है ना, ये इम्प्लांटेशन नहीं करेगा। यूट्रस की ये आदत है, ठीक है। यूट्रस की ये हम लोग बोल सकते हैं ये क्या कर सकते हैं, यूट्रस का समझ लो ये है कि जब भी इसके अंदर जब भी इसके अंदर कोई भी चीज प्रेजेंट होती है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, तो ये इंप्लांट करने से मना कर देता है, ठीक है। बेबी को इंप्लांट करने नहीं देता। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसी यूट्रस के अंदर कुछ कुछ चीजों को क्या कर देंगे, रख देंगे, जिसकी वजह से इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर इंप्लांटेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाई तो प्रेगनेंसी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हम लोग पॉसिबल डाल सकते हैं, सबसे पहला एक प्लास्टिक के शेप का एक टी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है। एक टी शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे यूट्रस के अंदर, ठीक है। इससे भी क्या होगा, आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है लिपीज लूप, ठीक है। आपको एग्जांपल याद रखना है लिपीज लूप का। नेक्स्ट हम लोग को याद करना है कॉपर टी, ठीक है, कॉपर 7 और एक है मल्टीलोड 375। दीज आर सम इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो क्या रिलीज करते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, कॉपर। कहां पे प्रेजेंट है, ये आपके यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है और क्या रिलीज कर रहे हैं, ये कॉपर रिलीज कर रहे हैं। अब कॉपर करता क्या है, कॉपर हमेशा करता है रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। कॉपर क्या करता है, जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे स्पर्म होता है वो ऐसे भागता है आगे, तो उसकी मोबिलिटी को कम करने का काम करता है स्पर्म, कॉपर, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है, मैं देखो मैं कैसे याद करता था, ये फॉर एग्जाम्पल एक स्पर्म है, ठीक है। तो इसके पीछे ना ऐसे कॉपर लटक जाते, इसके पीछे क्या होते हैं, कॉपर ऐसे लटक जाते, ठीक है, जिसके वजह से ये भाग नहीं पाता। आप देखो लटक गया किसी के भी पीछे, ठीक है, तो वो भारी हो जाएगा ना, भाग नहीं पाएगा। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो दे रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। इतनी बातें समझ में आ गई, इतना ही हम लोग को पढ़ना है केमिकल मेथड में, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग को लास्ट पढ़ना है किसका, सर्जिकल मेथड का, ठीक है। ये हमारा बैरियर में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में लास्ट मेथड है, कौन सा, सर्जिकल मेथड। इसे हम लोग परमानेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है ट्यूबेक्टमी और एक पढ़ना है वेसेक्टमी। क्या होता है देखो मैं बताता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करो, इट इज अ टेस्टिस, इट इज अ स्क्रॉटम, ठीक है। स्क्रॉटम से बाहर से यहाँ पे एक ट्यूब आती है एपिडिडाइमस करके, और वो आपका स्पर्म लेके जाती है अंदर, ठीक है। एपिडिडाइमस से, ये एपिडिडाइमस है और यहां से आती है वास्ट डिफरेंस बोलते हैं ना इसको, ठीक है। ये एपिडिडाइमस, ये वास्ट डिफरेंस। ये ट्यूब क्या कर लेके जाती है, स्पर्म लेके जाती है। फिर ये ट्यूब आगे चल के कुछ ग्लैंड से मिल जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ग्लैंड होता है उसे सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। याद आ रहा है, कुछ पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया ना मैंने आपको, ठीक है। दीज आर द सेमिनल वेसिकल जो अपना कुछ सिक्रीशन डालते हैं इसके अंदर। तो जो सीमन होता है उसके अंदर सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है। सीमन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना स्पर्म होता है, 10% स्पर्म होता है। बाकी का जो 90% है ना, वो इन फालतू ग्लैंड्स के सिक्रीशन और कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या करेंगे इस सर्जिकल मेथड में, क्या करेंगे, ये जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, एक डॉक्टर क्या करेगा, एक हल्का सा कट मारेगा उसके लोअर एब्डोमेन में, और क्या करेगा, इस ये जो पोर्शन है, वास्ट डिफरेंस वाला पोर्शन है, इसको यहां से कट करेगा और इसको ज्वाइन कर देगा, यहां से ऐसे ज्वाइन कर देगा, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है अब ये नहीं पहुंच पाएंगे हमारे सीमन के अंदर, ठीक है। जो स्पर्म है अब ये नहीं पहुंच पाएंगे सीमन के अंदर। तब स्पर्म, सीमन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या था, स्पर्म ही था ना, वही आगे चल के फर्टिलाइजेशन करता था। जब स्पर्म ही नहीं रहेगा, ठीक है, जब स्पर्म ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। इतनी बातें क्लियर है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग वैसेक्टमी,
क्या कहते हैं हम लोग, वैसेक्टमी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट है ये। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि वैसेक्टमी करने के बाद भी कोई प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि वैसेक्टमी अगर हो गई तो वो जो मेल है वो कभी भी किसी को ये नहीं कर पाएगा, वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा कभी भी मेल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन ये वापस रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ये रिवर्स बहुत ही ज्यादा पुअर रिवर्सेबल है, हम लोग वापस रिवर्स नहीं कर सकते, इसको हम लोग वापस ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था ना, तो कुछ बच्चे पूछते कि सर जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था ना, वो रिलीज होता था, तो क्या उससे भी कुछ इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। हम लोग को पता है ना कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड में मिक्स होता है। किसमें मिक्स होता है? ब्लड में मिक्स होता है, और वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है। तो एक मेल वो मेल ही रहेगा। ठीक है, उसके अंदर भी फीचर्स किसके होंगे? मेल के ही होंगे, वैसेक्टमी होने के बाद भी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टमी। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्यूबेक्टमी की। तो ट्यूबेक्टमी होता है फीमेल्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? ये है यूट्रस वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर यहां से एक ट्यूब आती है, फेलोपियन ट्यूब, बहुत बार बता चुका हूं मैं अब। ठीक है, इट इज अ फेलोपियन ट्यूब। तो जनरली क्या करेंगे, ये जो ट्यूब ये वाला है, फेलोपियन ट्यूब है, डॉक्टर्स क्या करेंगे, इसको यहां से कट करेंगे। ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे, यहां से कट मारेंगे एक ऐसा। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इस वाले पोर्शन को यहां ज्वाइन कर देंगे, इस वाले पोर्शन को यहां ज्वाइन कर देंगे। अब ओवम चाह के भी, ठीक है, ओवम चाह के भी किसके अंदर, यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टमी। इतनी बातें क्लियर है। सो दीज आर द सर्जिकल मेथड्स। तो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट भी क्या हो गया है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारा पॉपुलेशन भी हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग को छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है एमटीपी के बारे में पढ़ना है, एमटीपी क्या होती है, एक आर्ट के बारे में, और एक छोटा सा टॉपिक है एसटीडी। ठीक है, दो ही एसटीडी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आ जाओ देख लेते फटाफट। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को क्या कहते हैं, एमटीपी। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, अबॉर्शन। ठीक है, लेकिन अबॉर्शन थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एमटीपी यूज करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है इंटेंशनल अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इंटेंशनल अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म। ठीक है, एक बेबी पूरा कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, इंटेंशनली हम लोग क्या करेंगे, उस बेबी को वहां से रिमूव कर देंगे। इसी चीज को क्या कहते हैं, एमटीपी। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है, इसको आप बोर्ड में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कुछ डाटा है हमारे पास कि अराउंड एक साल में, ठीक है, हर साल में 45 to 50 मिलियन, कितने, 45 to 50 मिलियन हर साल में एमटीपी होते हैं, अबॉर्शन होते हैं। ठीक है, जो कि 20% है अबाउट ऑल प्रेगनेंसी। ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें से 20% क्या हो जाती है, अबॉर्ट करवा दी जाती है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में क्या किया, इसको लीगलाइज कर दिया। ठीक है, 1971 में इस एमटीपी को क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया। और 2017 में एक एक्ट लाया था गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सा सिंपल सा चीज है। इतनी बातें आपकी बुक में ये है दी हुई है। आपको इस एक्ट में क्या क्या चीजें लिखी है उसको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाले है। इतनी बातें समझ में आ गई, एमटीपी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है हम लोग को, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पार्शियली बैन कर रखा है। क्यों कर रखा है वो हम लोग को समझना है। ठीक है, जनरली जब एक बेबी एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, तो ध्यान से देना, ये एक एम्ब्रियो है। ठीक है, इसके अंदर एक बेबी फॉर्म हो रहा है। तो ये एक मैं बेबी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसकी आंखें फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक बेबी है और ये क्या है, एक एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है। ये जो बाहर वाली लेयर है, इसे मैंने क्या कहा है, मैंने आपको लास्ट के 2 लेक्चर में पढ़ाया था। इसे हम लोग कहते हैं एमनियन। क्या कहते हैं इसे, एमनियन कहते हैं। ठीक है, इस एमनियन के अंदर ये जो पोर्शन है, जो खाली खाली पोर्शन है ना, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो अगर किसी भी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो बेबी होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर्स है, ठीक है, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ा है ना आप लोग ने, नाइल फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, एक वाई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, तो उस चीज को स्टडी करने के लिए डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, सुनो, डॉक्टर क्या करेंगे, यहां से एक इंजेक्शन इंसर्ट करेंगे इस एमनियन के अंदर।
ठीक है। और इस फ्लूइड में, अब ये जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर इस बेबी के कुछ सेल्स टूट टूट के गिरते होंगे, ठीक है। तो इस फ्लूइड को क्या कर लेंगे, यहां से वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ सेल्स प्रेजेंट है इस बेबी के, उन सेल्स को एग्जामाइन करके, ठीक है, उन सेल्स के क्रोमोसोम्स को एग्जामाइन करके डॉक्टर्स ये पता लगा सकते हैं कि इस बेबी को कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं, ठीक है, इसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं, इसे टर्नर सिंड्रोम तो नहीं, इसे लाइनफिल्टर सिंड्रोम तो नहीं। अगर ऐसे कुछ भी डिसऑर्डर्स उस बेबी को होंगे तो वो आगे चल के ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर होगा कि इसको अभी ही अबॉर्ट कर दिया जाए। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग, अब देखो हमें सेल मिल रहा है, क्रोमोसोम मिल रहे हैं, तो हमें जो 23rd क्रोमोसोम होता है, कौन सा क्रोमोसोम होता है 23rd, बताओ। मेल की बात करें तो मेल में होता है XY, और फीमेल की बात करें तो XX, ठीक है। तो डॉक्टर्स ये भी पता लगा सकते हैं कि वो जो बेबी है ना अंदर, वो गर्ल है या बॉय, ठीक है, वो गर्ल है या बॉय। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस कब करा जाता है, तो अराउंड 16 से लेके 23 वीक्स के अंदर ही किया जाता है। कब, 16 से लेके 23 वीक्स के अंदर। तो जब इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज हुआ था ना, तो डॉक्टर्स क्या करते थे, ठीक है, जो मेनली लोग क्या करते थे, कपल क्या करते थे, देखते थे कि उनके पास उनके जो बेबी है वो क्या है, गर्ल है या फीमेल, गर्ल है या बॉय है, ठीक है। और जब उनका अगर कोई गर्ल निकलती थी, ठीक है, तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता था। इसे फीमेल फिटिसाइड कहते थे, जो कि इंडिया में बैन कर दिया गया बाद में। इसीलिए इस प्रोसेस को, एमनियोसेंटेसिस को भी क्या कर दिया है, पार्शियली बैन रखा गया है, ठीक है। पार्शियली बैन मतलब क्या, कि डॉक्टर्स कुछ हद तक इसको यूज कर सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फाइंड करने उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी आप वो शीट उठा के देखोगे ना, रिपोर्ट की शीट उठा के देखोगे, तो उसमें X और Y क्रोमोसोम कभी भी मेंशन नहीं किया जाएगा। इस चीज को बैन कर दिया गया। इतनी बातें समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आर्ट की तरफ, ठीक है। आर्ट का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था आप लोग को, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग असिस्ट करेंगे कुछ कपल्स को जो प्रेग्नेंट, जो बेबी नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज हम लोग ने पढ़ने वाले हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, मेल्स के अंदर जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जनरली कितना स्पर्म का काउंट होना चाहिए, अराउंड 250 to 350 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए एक इजैकुलेशन में। लेकिन किसी किसी मेल्स में क्या होता है, वो स्पर्म्स का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से मेल इनफर्टाइल हो गया, ठीक है। या फिर जो मेल की जो मोटिलिटी है, ठीक है, वो भी 40% होनी चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर उसकी मोटिलिटी भी गिर गई तो क्या हो जाएगा, मेल इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस मेल का स्पर्म लेते हैं, ठीक है, उस मेल का स्पर्म लेंगे और फीमेल के अंदर से ओवम निकालेंगे नॉन सर्जिकल मेथड से, ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे। और जैसे ही उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, उस एम्ब्रियो को उस फीमेल के यूट्रस के अंदर रख दिया जाएगा, जिसके वजह से एक नॉर्मल सा बेबी फॉर्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जाइगोट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जब एक मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होता है तो वो क्या बनता है, जाइगोट। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी किसी फीमेल के अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर कोई डिफेक्ट होता है कि वो अपने बॉडी के अंदर एक बेबी को, ठीक है, एक जाइगोट को इम्प्लांट नहीं कर पा रही है, ठीक है, बेबी को क्या कर रही है, इम्प्लांट नहीं कर पा रही है। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, इस मेल का स्पर्म लेंगे, फीमेल का ओवम लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसका जाइगोट फॉर्म करेंगे और उस जाइगोट को किसी दूसरी फीमेल के, ठीक है, उस जाइगोट को किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसे ही सैरोगेसी या फिर सैरोगेट, जो फीमेल के अंदर ट्रांसफर डाला ना, जिसके अंदर डाला है, ट्रांसफर किया है, उसे सैरोगेट मदर कहेंगे और इस पूरे प्रोसेस को सैरोगेसी कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। कभी कभी गैमेट नहीं आ पाता, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ओवरी के अंदर से गैमेट निकलता है, ठीक है, वो फिर उसे फिम्बरी कैच करता है और फिम्बरी उसे कहां भेज देता है, एम्प्यूला के अंदर भेज देता है। तो कभी कभी ये मोशन नहीं हो पाता, ठीक है, कभी कभी ये मोटाइल मोशन नहीं हो पाता। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उस एम्ब्रियो के अंदर से, उस ओवरी के अंदर से एग लेंगे और उसको कहां प्लांट कर देंगे, एम्प्यूला के अंदर प्लांट कर देंगे। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे गैमेट, गैमेट मतलब क्या हो रहा है, ओवम का हम लोग ट्रांसफर करा रहे हैं, ठीक है। जाइगोट का मतलब क्या है, जाइगोट मतलब क्या है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाता है उसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। किसी किसी फीमेल्स के अंदर क्या होता है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या हो, मतलब उनका पीनस इरेक्ट नहीं हो पाता, ये एक डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये एक हम लोग बोल सकते हैं डिजीज भी है जो कि क्योर हो सकती है, ठीक है। तो अगर
किसी मेल का इरेक्टाइल पीनस इरेक्ट नहीं हो पा रहा तो वो इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएगा, इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो जनरली मेल्स डॉक्टर क्या करेंगे, उस मेल का स्पर्म लेंगे और उसको इंजेक्शन से किसके अंदर एंटर कर देंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी ही सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को आर्ट के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज एसटीडी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एसटीडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको एक ये बताऊं तो अमेरिका में हर 4 में से 1 पर्सन को, ठीक है, हर 4 में से 1 पर्सन को एसटीडी है अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो एसटीडी हम लोग को जनरली 2 ही पढ़ने हैं, इस लेसन में 2 ही पढ़ने हैं। अगला 10th लेसन है और उसके अंदर ह्यूमन डिजीज है ना, उसके अंदर हम लोग एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली हम लोग को 2 ही एसटीडी के बारे में पढ़ने हैं। एक है गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया कौन से वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, सॉरी, दोनों बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। ठीक है, कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक होता है निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, निसेरिया गोनोरिया से क्या होता है, गोनोरिया होता है बीमारी, और एक होता है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस किससे होता है, टैपोनीमा पैलेडियम। ठीक है, टैपोनीमा पैलेडियम इससे क्या होता है, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एसटीडीज कभी भी ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसको एसटीडीज हो गया। एड्स भी एक टाइप का एसटीडीज जो हम लोग उस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये किसी को टच करने से नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, जैसे अपना ब्लड हो गया, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड, जो ब्लड हो गया, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट से ही सारी चीजें फैलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसको हम लोग और डिटेल में 10th लेसन में पढ़ने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी चीज तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।